अगर आप मेरे चैनल बायोदेवी रिंकल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? चलते हैं आज फिर से अपने लेक्चर इकोलॉजी का जो पोर्शन चल रहा है उसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। कल तक अपन ने दो एबायोटिक फैक्टर डिस्कस किए थे, टेम्परेचर एंड वाटर। तो आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है लाइट। उससे पहले मैं अभी रिसर्च जो स्टडी हुई है, रिसेंट स्टडी, उसके बारे में बता रही हूँ। मैंने कल कोई वीडियो देखा था, उसमें ये डाटा आया था कि अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर रेज होता है और समुद्र का टेम्परेचर 6 से 10 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो गया, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर जो टेम्परेचर है वो 6 से 10 डिग्री अगर इंक्रीज हो गया तो समुद्र का जो लेवल है नियर अबाउट 200 मीटर तक बढ़ जाएगा। तो जो अभी ग्लोबल वार्मिंग वगैरह चल रही है ना, उसके ऊपर ही कोई वीडियो था, मैंने वो देखा था, उससे मुझे एक नया फैक्ट मिला तो मुझे लगा आपको बताना सही रहेगा कि सोचो कितना इम्पैक्ट फास्ट हो रहा है। तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि जो टेम्परेचर है वो जो ज्यादा रेज हो रहा है उसमें आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं। तो उसमें आपको जैसे अभी आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां जो चालू हो जाएगी वो इसी का ही एक पार्ट होगा, टेम्परेचर रेगुलेशन का। ठीक है, तो आज जो नेक्स्ट अपना फैक्टर है वो है लाइट। अब जब भी लाइट की बात आती है तो अपने घर का बल्ब नहीं, सनलाइट है ना। तो सनलाइट के अंदर कैसे इफेक्ट होगा? सनलाइट सबसे पहले तो कॉज किस चीज को करवा रही है, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। सनलाइट क्या करवा रही है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल सनलाइट प्ले कर रही है ऑटोट्रॉप्स के लिए। और ऑटोट्रॉप्स के लिए वो क्या रोल प्ले कर रही है? फोटोसिंथेसिस। तो अगर लाइट्स में कोई प्रॉब्लम होती है या लाइट का कोई फैक्टर चेंजेस होता है तो सबसे पहले ये इफेक्ट होगा, और ये इफेक्ट होगा तो हेटेरोट्रॉप ऑटोमेटिकली इफेक्ट हो जाएंगे। तो ये एबायोटिक फैक्टर एटमॉस्फेयर में कैसे रोल प्ले करता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑटोट्रॉप्स की फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं होगी तो जो हेटेरोट्रॉप है उनको फूड अवेलेबिलिटी भी नहीं होगी। तो दूसरा, लाइट जो है वो एनिमल्स के बिहेवियर को भी इफेक्ट करती है। आपने देखा होगा कुछ डायर्नल होते हैं, कुछ नॉक्टर्नल होते हैं, सिर्फ रात को ही बाहर निकलते हैं। तो लाइट से इनके ऊपर भी इंटरेक्शन पर इफेक्ट पड़ा ना, उनका खाना सोना जो है लाइट के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। तो एनिमल्स की लिविंग स्टाइल भी लाइट से इफेक्ट होती है। सीजनल वेरिएशन भी आते हैं। सीजनल वेरिएशन के साथ साथ एक आपने चीज देखी होगी, कुछ लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, कुछ शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, तो उनकी फ्लावरिंग जो होती है, मतलब फ्लावर जो उसमें इंड्यूस होता है वो भी किसकी वजह से होता है? लाइट की वजह से। तो फ्लावर का जो इंडक्शन है यानी फ्लावर का उगना, फ्लावर का बनना, तो वो भी कैसे है? लाइट की वजह से है। आपने देखा होगा रात को जब आप सो रहे थे तब उस बेल पर फूल नहीं थे, और सुबह जब आपने उठे तो उस बेल पर फ्लावर आ गए। ऐसे कई बार है ना, जो डायनल वेरिएशंस वगैरह होते हैं वो प्लांट्स के अंदर आते हैं। तो लाइट इस तरीके से भी इफेक्ट करती है। जो ओशन डीप में रहते हैं एनिमल्स, उनको कोई लाइट से लेना देना नहीं होता है, वहां की वेजिटेशन को भी लाइट से लेना देना नहीं है, बिकॉज वहां पर लाइट पहुंच ही नहीं रही है। तो वहां उसको अपन डिस्कस कर ही नहीं सकते, बिकॉज उन पे लाइट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसी तरह से लाइट वाला जो पोर्शन होता है वो आपका यही कहता है कि लाइट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज ए एबायोटिक फैक्टर इकोसिस्टम के अंदर। क्योंकि इतने सारी एक्टिविटी अगर लाइट से हो रही है तो लाइट में भी अगर कोई तरह का वेरिएशन आ जाता है तो सारा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना फैक्टर होता है वो अपना कौन सा फैक्टर हो जाता है? सॉइल। अब सॉइल का कैसे है देखिए, सॉइल का भी जो होता है वो टेक्सचर कैसा होता है? अलग अलग होता है। सॉइल की भी अलग अलग कैटेगरी है, मतलब जैसा सॉइल का नेचर है उसके हिसाब से वेजिटेशन होगी। बिकॉज सॉइल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्या होती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और इसी के साथ साथ इसके जो ग्रेन्स होते हैं, इसके सॉइल के जो दाने होते हैं उनकी साइज भी, वो भी बहुत ज्यादा, सैंडस्टोन जो है उसकी साइज भी बहुत ज्यादा वेरी करती है। तो ये जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ये किसको इफेक्ट करती है? वेजिटेशन को। अब ये वेजिटेशन को कैसे इफेक्ट करेगी? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी डेजर्ट की ओर अगर देखें तो डेजर्ट में इतनी सारी सॉइल है लेकिन वहां पर तो कोई वेजिटेशन ही नहीं है। सिर्फ सॉइल ही अगर वेजिटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती तो मेरे को लगता है मरुस्थल जो है, सारा डेजर्ट है वो अपने सदाबहार वनों में बदल जाता है ना। बहुत सारे प्लांट्स वहां उग जाते, बहुत सारे ट्रीज हो जाते।
तो सिर्फ सॉइल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सॉइल में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उसका टेक्सचर अच्छा होना चाहिए, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए, तो ही वहां पर क्या होगा, वेजिटेशन अच्छा होगा। और वेजिटेशन ही डिसाइड करता है कि वहां कौन से एनिमल रहेंगे। यानी अगर मैं फिश को रेगिस्तान में छोड़ दूं तो क्या मछली जिंदा रहेगी, नहीं रहेगी ना। तो जो पोलर बियर है, मान लो मैंने पोलर बियर को सहारा डेजर्ट में छोड़ दिया, तो पोलर बियर जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि उस वेजिटेशन के अकॉर्डिंग वो एडेप्टिव ही नहीं है। और जो अपना ऊंट है उसको मैं ले जाके छोड़ दूं शिमला के अंदर, कि ले जा भाई घूम के आजा, थोड़ा छुट्टियां हैं अभी, बढ़िया सा अच्छा सा राउंड मार के आजा, तो क्या उसके लिए पॉसिबल होगा, नहीं होगा ना। तो वेजिटेशन कैसा है वहां पे उसी हिसाब से एनिमल्स रहते हैं। अब जो सॉइल है उसकी अगर अपन बात करें तो सॉइल में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है पीएच। सॉइल की पीएच जो होती है वो भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। उसके अंदर मिनरल्स कितने हैं सॉइल में, उसके बिहाफ पर भी जो वेजिटेशन है वो होता है। सॉइल का वेदरिंग जो कैसे है, मतलब आपने देखा होगा रेगिस्तान में घरों में जब धूल बहुत आ जाती है, आंधियां चलती है ना, तो धूल बहुत है, तो वेदरिंग बहुत फास्ट होती है। तो जो रॉक्स वगैरह होंगे उनकी तो स्लो होगी ना, बिकॉज पकड़ के रखा हुआ है सॉइल को, जो चट्टान है उसने। लेकिन जो खुली पड़ी है सॉइल, उसकी वेदरिंग बहुत ज्यादा होगी, मतलब सॉइल का एक स्थान से दूसरी जगह पर जाना। तो सॉइल भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, अगर आपने इतनी सारी चीजों को देखा है तो। कैसे इकोसिस्टम में सॉइल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, आपको क्लियर हुआ कि अगर सॉइल का टेक्सचर अच्छा नहीं है तो वहां पर प्लांट्स कम होंगे, और वहां प्लांट्स या वेजिटेशन कम होंगी तो वहां पर रहने वाले एनिमल्स भी उस हिसाब से होंगे और कम नंबर में होंगे। लेकिन जहां पर सॉइल अच्छी है तो उस एरिया का वेजिटेशन भी अलग अलग होगा। तो सॉइल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है, और जो क्या करता है, आपके इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है। अगर इकोसिस्टम में से सॉइल को भी अगर हटा दिया जाए तो आप इकोसिस्टम को इमेजिन नहीं कर सकते, बिकॉज आपका वेजिटेशन ही नहीं होगा, सिर्फ एक्वेटिक चीजें बचेगी। तो सिर्फ एक्वेटिक चीजों पे आप जिंदा कैसे रहोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये एक तरह से सॉइल जो फैक्टर है वो हो जाता है। अब क्या करते हैं, अब अगर बहुत सारी स्पीशीज की अपन बात करें तो बहुत सारी स्पीशीज कैसे सरवाइव करती है उसको अपन डिस्कस करते हैं। हर स्पीशीज क्या करती है, एटमॉस्फेयर के साथ अपना इंटरनल एटमॉस्फेयर जो है वो बनाए रखती है, इंटरनल एनवायरमेंट। मैंने कल भी आपको एक टर्म बताई थी, होम्योस्टेसिस, अपने अंदर का जो इंटरनल एनवायरमेंट है उसे मेंटेन रखना। ये इंटरनल एनवायरमेंट को जब कोई भी स्पीशीज मेंटेन रखती है तो उसका क्या हो जाएगा, सरवाइव करेगी ना वो स्पीशीज, जिंदा रहेगी इजीली, और उसकी बॉडी में क्या होगी, फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज होगी। अब ये फिजियोकेमिकल एक्टिविटी होगी तो वो आराम से सरवाइव करेगी स्पीशीज, और सरवाइव करेगी तो वो क्या कहलाएगी, फिट। यानी नेचुरल सिलेक्शन में वो स्पीशीज कैसी हो गई, फिट हो गई। तो अपने अंदर जो ये मेंटेन करना, इंटरनल एटमॉस्फेयर को मेंटेन करना, इस स्ट्रक्चर को क्या, इस कैपेसिटी को अपन क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस। क्या कहते हैं अपन, होम्योस्टेसिस। अगर इस सब बाहर की सिचुएशन में कोई चेंज हो जाए तो जो ऑर्गेनिज्म है उसका होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाता है। कैसे डिस्टर्ब हो जाता है, और उसको रेगुलेट करने के लिए भी जो इंसान है या एनिमल है बहुत सारे जतन करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं बाहर धूप में गए थे, धूप में से जब आप आए तो आपको क्या हुआ, पसीना हुआ, यानी आपकी बॉडी ने आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग की, और स्वेटिंग से क्या हुआ, इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन से आपकी बॉडी वापस कूल डाउन हुई, नॉर्मल टेम्परेचर में आई। और आर्टिफिशियली भी इंसान उसको मेंटेन करता है, यानी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो वो कूलर चला लेगा, एसी चला लेगा, तो आर्टिफिशियली भी उसने अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या किया है, मेंटेन किया है। तो ये जो होम्योस्टेसिस होता है ये एटमॉस्फेयर के साथ सामंजस्य बैठाने में बहुत हेल्प करता है। और बहुत सारे तरीकों से ऑर्गेनिज्म जो है होम्योस्टेसिस को करवाने की कोशिश करते हैं, जिसमें ये होम्योस्टेसिस नहीं होता है वो अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। तो उन चीजों की बात करते हैं कि वो कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं। देखिए ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो जैसा कि मैं बता रही हूँ पहले से कि अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते जाओगे तो चैप्टर समझ में आ जाएगा। बिकॉज बहुत सारे बच्चों का ये कंप्लेंट रहता है, मत मैम बता रही क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आता, इकोलॉजी पढ़ा दो, ये वो। तो इकोलॉजी इज वेरी इंटरेस्टिंग, आप अगर उसको अपने साथ अप्लाई करके पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। आप अपने आप को एक इकोसिस्टम का पार्ट मान के पढ़िए। आप जब खुद पे चीजों को अप्लाई करेंगे, खुद इंप्लीमेंट करेंगे, और खुद जब एग्जाम्पल की फॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो तो आपको डेफिनेटली इकोलॉजी समझ में आ जाता है। तो अब देखिए ऑर्गेनिज्म क्या क्या करता है, एक अपने एटमॉस्फेयर के साथ मेंटेनेंस करवाने के लिए
अगर उसके अंदर ये होमियोस्टेसिस कैपेसिटी नहीं है तो वो क्या क्या करेगा, या हो है भी तो भी वो क्या कर सकता है, सबसे पहला कर सकता है वो रेगुलेट। क्या करेगा, रेगुलेट। रेगुलेट के साथ करता है कंफर्म। फिर रेगुलेट हो गया, कंफर्म हो गया, अब वो क्या कर सकता है, माइग्रेट। और एक और चीज वो कर सकता है, वो होता है सस्पेंड। अब ये सारी चीजें कब होती है, ऑर्गेनिज्म अपने आप को एटमॉस्फेयर के अंदर मेंटेन रखने के लिए क्या क्या चीजें कर सकता है। या तो वो सबसे पहली बात क्या करेगा, रेगुलेशन सीख जाएगा, जो बर्ड्स और मैमल्स सीख चुके हैं। मतलब अपन जो है वो रेगुलेटरी एलिमेंट्स है, अपन रेगुलेशन करते हैं। रेगुलेशन का मतलब वही जो मैंने बोला ना, होमियोस्टेसिस। रेगुलेट किस किस में है, एक तो है बर्ड में और एक मैमल्स में। ठीक है, ये बर्ड्स में और कुछ लोअर इनवर्टिब्रेट्स भी है, उनमें भी है ये रेगुलेशन है। तो रेगुलेशन में ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ अपना जो है वो एटमॉस्फेयर क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा। यानी इंटरनल एनवायरनमेंट बाहर वाले एटमॉस्फेयर के साथ करके रखेगा। अब देखिए बहुत सारी जगहों पे आपने पढ़ा होगा कि अपन ने तो रेगुलेशन सीख लिया, लेकिन जो दूसरे ऑर्गेनिज्म थे वो रेगुलेशन क्यों नहीं सीख पाए अभी तक। अभी तक ऐसा क्या हुआ, इतना इवोल्यूशन वगैरह हो रहा है, तो आपको दिमाग में आता भी होगा ना कि सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स की बात ही मैम क्यों कर रहे हैं, क्यों एम्फीबियंस नहीं कर पाए, क्यों रेप्टाइल्स नहीं कर पाए, क्यों जो लोअर एनिमल्स है वो नहीं कर पाए। तो देखिए रेगुलेशन इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। एक्सपेंसिव कैसा है, बहुत खर्चा लगता है इसमें, बिकॉज बॉडी से जितना हीट डिसिपेट होता है ना, उतना हीट मेटाबॉलिज्म के द्वारा अपनी बॉडी को जनरेट भी करना होता है। और उनका जो वॉल्यूम होता है वो कैसा रहता है, उसके फेवरेबल नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ठंडे इलाकों की बात करूं तो जो पोलर बियर्स होते हैं उनका बॉडी वॉल्यूम कितना ज्यादा होता है, ज्यादा है, बड़ी बॉडी है ना, तो उनके अंदर कैसा हो जाएगा, उनके अंदर ये पोलर एरियाज में सर्वाइव करने की कैपेसिटी है। लेकिन अगर उसी की जगह एक छोटे एनिमल की मैं बात करूं तो छोटे एनिमल जो है उसके साथ कैसा हो जाएगा कि उसका थर्मो रेगुलेशन पॉसिबल नहीं है। थर्मो रेगुलेशन कैसे पॉसिबल नहीं है कि जो छोटा एनिमल होगा उसका बॉडी वॉल्यूम कैसा है, मतलब सरफेस एरिया कैसा है उसके पास, बहुत ज्यादा है भाई, सरफेस एरिया ज्यादा है ना, जबकि उसकी बॉडी छोटी है। तो लोअर द एनिमल लार्जर द सरफेस एरिया, है ना। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतनी हीट डिसिपेट ज्यादा होती है। तो ज्यादा हीट डिसिपेट होगी तो बॉडी को वापस मेटाबॉलिक रिएक्शंस करके उतनी हीट बनानी भी पड़ेगी। ठीक है, यानी अगर छोटी रोटी होगी तो जल्दी ठंडी हो जाएगी, बड़ी रोटी है तो उसको ठंडा होने में भी तो टाइम लगेगा। तो समझ में आएगा, छोटे छोटे जो पीसेस है, आपने कोई चीज बनाई है, मतलब छोटा छोटा उत्तपम बनाया, उपमा बनाया, कुछ भी बनाया, तो वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाए। मतलब स्मॉलर द बॉडी लार्जर द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया लार्ज हुआ, ठंडी जल्दी होगी, तो उसको वापस उतनी की उतनी हीट मेटाबॉलिज्म से द्वारा जनरेट भी करनी होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो पोलर एनिमल्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, वहां छोटे छोटे पक्षी नहीं मिलते हैं, या छोटे छोटे एनिमल्स वहां नहीं मिलते हैं। इसीलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि उनको वहां सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनकी बॉडी से हीट तो फास्ट रेगुलेट हो गई, मतलब फास्ट निकल गई, बिल्कुल डिसिपेट फास्ट हो गई, तो उतनी की उतनी हीट बनानी भी तो पड़ेगी ना। तो उनको कितना खर्चा आएगा, उसकी उनकी जो मेटाबॉलिज्म है वो कितना एक्सपेंस करेगी, एटीपी कितना खर्च होगा। तो उस जगह पर पोलर एरियाज पे अगर बात करें तो वहां पर रेगुलेशन पॉसिबल नहीं है, उनका थर्मो रेगुलेशन। इसलिए वहां पर क्या होता है, जो छोटे एनिमल्स होते हैं वो कम होते हैं, नहीं होते हैं मोस्टली। बड़े बड़े मतलब पोलर बियर, पैगविन्स, ये जो बड़े बड़े है ना वो है। अब मैमल्स सीख चुके हैं तो मैमल्स अंटार्कटिका में भी है और अपने इधर सहारा डेजर्ट में भी है ना। ह्यूमन रहता है ना, एस्किमो की फॉर्म में रहते हैं ठंडी जगहों पे, और डेजर्ट में भी वो पूरा पहन पहन के रहते हैं, लेकिन रहते जरूर है। तो रेगुलेशन में दो तरह के रेगुलेशन सीख चुके हैं, कौन कौन से, एक तो ऑस्मो रेगुलेशन यानी मेंटेन करना ऑस्मोलैरिटी को, और दूसरा थर्मो रेगुलेशन यानी टेम्परेचर को मेंटेन करना। लेकिन अगर इसी के साथ अपन कन्फर्मर्स की बात करें तो कन्फर्मर्स कैसे होते हैं, ये वही जो कोल्ड ब्लडेड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, ये या तो रात को निकलेंगे, नॉक्टर्नल हो जाएंगे, या फिर ये क्या करेंगे, शैडो एरिया में रहेंगे। तो ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, तो ये इसलिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कन्फर्मर्स क्या करेंगे, जैसा चेंजेस लाना है उनको उस हिसाब से वो रहेंगे। मतलब मैंने बताया जैसे स्नेक है तो बिल बना के रहता है, तो कन्फर्मर्स जो होते हैं वो अपना चेंज नहीं कर, वो रेगुलेशन की प्रॉपर्टी उनमें नहीं होती है, क्योंकि वहां पर यहाँ पर भी सेम वही बात हो जाएगी कि उन्हें अगर रेगुलेशन सीखना होता तो उन्हें भी क्या करना पड़ता, एक्सपेंस ज्यादा करना पड़ता। और जो जितने लोअर एनिमल्स है वो छोटे छोटे हैं, ह्यूमन जितने बड़े बड़े नहीं है ना, तो उनके साथ भी वही एक्सपेंस वाला खर्चा कि जो एटीपी है उनको मेटाबॉलिक के थ्रू इतनी एटीपी बनानी पड़ती है अगर उनको रेगुलेशन सीखना पड़ता तो इट्स द रेगुलेशन इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। दैट्स व्हाई
all the animals don't require the phenomena of regulation, they are included in the conformer. तो conformer क्या करते हैं, जैसा टेम्परेचर है बाहर का वैसा अपना मेंटेन कर देंगे, फटाफट चेंजेस कर देंगे, मतलब चेंजेस करते रहेंगे, और ठंडी जगहों पे है तो बिल्कुल शैडो में चले जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। फिर एक और तरीका होता है जो कर सकते हैं, वो कौन सा है, माइग्रेशन। माइग्रेशन का तो सबसे अच्छा एग्जांपल आपको पता हो तो केवलादेव घना पक्षी विहार है ना, केवलादेव नेशनल पार्क, वहां पर साइबेरियन क्रेन्स आते हैं। तो साइबेरिया में कैसा बहुत ठंड है, तो उस जगह को छोड़कर वो इधर आ गए, तो उन्होंने स्ट्रेस कम कर लिया ना अपना, मतलब वहां ठंडी जगह थी तो वहां से इधर आ गए। तो माइग्रेटरी बर्ड्स जो है, माइग्रेटरी बर्ड्स जिसे अपन कुर्जा भी कहते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स कहाँ से आते हैं, साइबेरिया से। तो ये भी एक तरीका है उनका कि भाई वहां ठंड ज्यादा पड़ रही है तो इधर आ जाओ, इधर जब गर्मी पड़ने लगेगी, मतलब इधर जब मतलब ज्यादा ठंडक होने लगेगी तो उधर चले जाएंगे, तो मतलब दे माइग्रेट फ्रॉम हियर टू देयर, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो जो एनिमल्स माइग्रेशन नहीं कर पाते, तो वो गाना नहीं सुना, पंख होते तो उड़ आती रे, तो पंख नहीं है तो कैसे उड़ के आएगी, तो उनके अंदर भी तो कुछ होना चाहिए ना, अलग चेंजेस। वो कैसे हो जाएगा, जैसे बात करूं मैं बियर की, अब जो भालू है इतना भारी भरकम है, इधर से उधर जा नहीं सकता, ठीक है। स्नेल है, बहुत छोटे छोटे से है स्नेल। तो बियर जो है वो क्या करता है, जब विंटर होती है तो वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिल्कुल स्लो कर देता है और एक जगह जाके दुबक के बैठ जाता है, बहुत ठंड होती है ना तो ऐसा होता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन हाइबरनेशन। क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। यानी हाइबरनेशन में मेटाबॉलिकली स्लो डाउन हो जाना किसी ऑर्गेनिज्म का, और उसको उस कंडीशन में जीने लायक रहने देना कि भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं, इतनी ठंड है बाहर तो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिल्कुल स्लो कर लो ताकि अपना एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं हो। फिर स्नेल है, मान लो स्नेल हो गया, फिशेज हो गई, ये क्या करते हैं, जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है ना, जब लॉट्स ऑफ समर होती है, तो समर के टाइम ये क्या करते हैं, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो डाउन कर लेते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एस्टिवेशन। क्या करते हैं ये लोग, एस्टिवेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, व्हेन द ऑर्गेनिज्म एक्वायर्ड डोरमेंसी ड्यूरिंग द विंटर, दिस इज नोन एज हाइबरनेशन। When the organism acquired dormancy during the summer, this is known as estivation, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है, H, तो H थोड़ा बहुत आपको W जैसे देखो, ऐसे कर दूंगी इसको, अगर ऐसे नीचे कर दिया मैंने मान लो, तो W जैसा हो जाएगा ना, तो इस तरह से याद कर लेना, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर के अंदर अपनी बॉडी को बिल्कुल धीरे, मतलब बिल्कुल आलसी हो जाना, सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ ना, बिल्कुल आलसी हो जाना, कोई भी तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं करना। तो वो पहले ही क्या करते हैं, फैट वैट एकदम स्टोर कर लेते हैं गर्मियों में खूब सारा खा खू के, इसलिए बहुत मोटे तगड़े से, बियर कितना, भालू कितना एकदम स्ट्रांग होता है वैसे। और फिर यहाँ अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, सस्पेंड। अब सस्पेंड में आपने देखा होगा, ये वैसे ये बियर वाला जो पोर्शन है ना वो सस्पेंड में ही आ जाएगा, लेकिन माइग्रेटरी के साथ जुड़ा हुआ था ना, इसके लिए मैंने आपको यही बताया है। सस्पेंड के अंदर क्या होता है, मतलब अपने आप के अंदर और भी चेंजेस है, ये सब भी सस्पेंडन का फॉर्मेशन है, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, इसमें भी एक तरह का सस्पेंड हुआ है। सस्पेंड में अगर अपन बात करें किसी बैक्टीरिया की या फंजाई की, ठीक है, तो बैक्टीरिया, फंजाई, लोअर प्लांट्स, ये सब क्या करते हैं, स्पोर्स बना देते हैं। और ये स्पोर क्या करेंगे, अब बिल्कुल डॉर्मेंसी की फेज में आ गए हैं, ये स्पोर जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आएगी ना तब तक वापस नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनाएंगे, तब तक वो बिल्कुल स्टॉप वाली कंडीशन में है। अपने घरों में जो अपन सीड भी लेके आते हैं ना, वो भी सब डॉर्मेंसी में। आपने जो गेहूं, चावल जो भी सब लेके आए हो ना, वो सब भी क्या है, डॉर्मेंट है, मतलब उनमें ग्रोथ रुकी हुई है। आप जब उनको बोओगे तो डेफिनेटली प्लांट्स बनेंगे, तो वो डॉर्मेंसी में आ गया ना, तो डॉर्मेंसी में चले जाना या सस्पेंड कर देना खुद को, वो क्या हो जाता है, ये भी एक तरह से एनवायरनमेंट के साथ जीने का तरीका है। फिर आपने देखा हो तो जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं, छोटे बिल्कुल जो पानी के अंदर रहते हैं, जू प्लैंक्टन अपने आप को कैसे सस्पेंड करते हैं, वो डायपास कर लेते हैं। डायपास भी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मेटाबॉलिक कंडीशंस बिल्कुल, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बिल्कुल स्लो डाउन हो गई है, बिल्कुल रुक गई है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएगी, मतलब कोई तालाब सूख गया, फिर वापस से तालाब जब भरता है तो उसमें अपना आप से ऑर्गेनिज्म कहाँ से आ जाते हैं, वो इसी तरीके से आते हैं, बिकॉज वो कहाँ चले गए थे, डायपॉज में चले गए थे। डायपॉज से जब वो वापस बाहर निकलते हैं, कब, जब खूब सारा पानी वानी आ गया, स्ट्रेस बिल्कुल चला गया है, तो ये सारा सस्पेंडेड कंडीशन होता है जब ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ चले जाते हैं, एक तो हाइबरनेशन में, एस्टिवेशन में, स्पोर फॉर्मेशन में, एंड डायपॉज में।
तो आपको क्लियर हो गया, ये 4 तरीके से ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर के साथ क्या करते हैं, मेंटेन करने की खुद को कोशिश करते हैं। अपन रेगुलेशन सीख गए हैं तो अपने को कन्फर्मर, माइग्रेशन और सस्पेंड करने की जरूरत ही नहीं है। अपने को रेगुलेशन आता है, लेकिन जिनको रेगुलेशन नहीं आता है वो कन्फर्म, और जो दोनों नहीं कर पाते वो माइग्रेट कर लेते हैं, ठीक है, और जो माइग्रेट भी नहीं कर पाते वो खुद को सस्पेंड कर लेते हैं। इस तरीके से ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर के साथ रेगुलेशन बैठा सकता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर डाल दीजिए, ताकि मैं और भी मतलब नेक्स्ट क्लास में और आपको उस डाउट को सॉल्व कर सकूं। और अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लीजिए, बिकॉज इकोलॉजी ऐसा पोर्शन है जो काफी बच्चों के अनटच्ड है, या काफी बच्चों को उसको पढ़ने में दिक्कत आती है। तो आप अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और मैं जैसे कि एनसीईआरटी बेस ही चल रही हूँ ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो जाए अच्छे से कि हमारी बुक में ये दे रखा है, मैम ने भी ये बताया है। ओके, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैं लेके आती हूँ ताकि साथ साथ में और एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिलता रहे। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर पसंद आया है तो प्रेस कीजिए, और शेयर नहीं किया है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मैं रेगुलर बेसिस पे आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करती रहूंगी, तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।